हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल डोग्मा की क्रियाविधि की आखिरी स्टेप, या यूं कहें जीन एक्सप्रेशन के मैकेनिज्म की आखिरी स्टेप, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी में हम इसे अनुवादन कह सकते हैं, और सामान्य भाषा में बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण। एक्चुअली ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाला कार्य है। जीन एक्सप्रेशन में मुख्य रूप से दो स्टेप हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, यही सेंट्रल डोग्मा का भी पाथ है और यही जीन एक्सप्रेशन की क्रियाविधि भी है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा डीएनए से आरएनए बना, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसलेशन पर आने से पहले बीच में हमने कुछ और बातें मिली कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूकैरियोट्स में कुछ प्रोसेसिंग होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। उसके बाद हमने जेनेटिक कोड के बारे में जानकारी प्राप्त करी, क्योंकि आनुवंशिक भाषाएं जो हैं कोड के रूप में लिखी हैं। जेनेटिक कोड समझने के बाद हम आते हैं ट्रांसलेशन पर। ट्रांसलेशन अंग्रेजी का सामान्य शब्द है जिसमें हम एक भाषा से दूसरी भाषा में कोई चीज ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। यहाँ ट्रांसलेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की जो भाषा है वही आरएनए पर भी उपस्थित है। उस भाषा से हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रोटीन लैंग्वेज में, जो अमीनो एसिड के क्रम में जमी हुई एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में होती है। तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अनुवाद ही हो रहा है, इसलिए इसको ट्रांसलेशन, अनुवादन कहा गया। प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण उपापचयी प्रक्रिया है। यूं कहें कोशिका का जितना मेटाबॉलिज्म है, सबकी शुरुआत का सबसे पहला मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण। क्योंकि जब कोशिका में प्रोटीन बनेंगे तभी एंजाइम बनेंगे, सारे एंजाइम प्रोटीन है, और ये जब एंजाइम होंगे तभी तो कोशिका में दूसरे सारे काम संभव हो पाएंगे। सारी अभिक्रियाएं, सारी जैव रासायनिक क्रियाएं तभी होंगी। प्रोटीन है तभी पूरा जीव की कोशिका की संरचना बनेगी। तो इसलिए प्रोटीन होना अति आवश्यक है और ये सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर ऐसी कोई कोशिका नहीं है जिसमें कि प्रोटीन संश्लेषण न होता हो, क्योंकि इसके बगैर किसी कोशिका का काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन या अनुवादन, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण उपापचयी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, वह आणविक क्रियाविधि जिसमें एमआरएनए के जेनेटिक कोड अनुक्रम, एमआरएनए पर जो जेनेटिक कोड का अनुक्रम है द्वारा अमीनो एसिड का अनुक्रम बनाकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, और यही पॉलीपेप्टाइड आगे चलकर प्रोटीन बनाती है। इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। वह आणविक क्रियाविधि जिसमें एमआरएनए के जेनेटिक कोड के क्रम द्वारा हम अमीनो एसिड का क्रम बनाकर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं और अंततः एक प्रोटीन बनाते हैं। इसी को प्रोटीन संश्लेषण, इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन का स्थल कहाँ होता है, क्या है। तो ट्रांसलेशन कोई बिना किसी अपवाद के समस्त प्रकार की कोशिकाओं में हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तो मान सकते हैं कि केंद्रक में भी हो रहा है और जो भी है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सभी कोशिकाओं में उनके साइटोप्लाज्म में ही होता है, और साइटोप्लाज्म में भी एक कोशिकांग है, हम जानते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम पर होता है। ठीक है, कोशिकाओं में राइबोसोम दो अवस्थाओं में मिलते हैं। एक तो होते हैं किसी झिल्ली पर चिपके हुए बंधित राइबोसोम, या साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से बिखरे हुए सस्पेंडेड राइबोसोम, मुक्त राइबोसोम। ठीक है, बंधित राइबोसोम जो होते हैं, जैसे कि हम यूकैरियोट्स में बात करें तो ये ईआर पर होते हैं, जिसको आप कहते हो आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर व केंद्रक झिल्ली। आरईआर और केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह पर भी राइबोसोम चिपके रहते हैं। तो ये बंधित राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोट्स में हमें बहुत अच्छे से नजर आते हैं आरईआर पर और केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह पर। ये इस पर चिपके रहते हैं और यहीं पर ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। वहीं साइटोप्लाज्म में मुक्त राइबोसोम भी हैं और ये भी प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में भी मुक्त राइबोसोम ही आपको ज्यादा मिलेंगे, वहाँ ईआर और केंद्रक तो ही नहीं। हाँ, लेकिन प्रोकैरियोट में भी कुछ राइबोसोम कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह पर चिपके हुए देखे जा सकते हैं। तो राइबोसोम बंधित भी होता है, मुक्त भी होता है, और सभी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। नाउ प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकताएं क्या क्या है, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट, आवश्यकताएं देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें एक एमआरएनए चाहिएगा जो ट्रांसक्रिप्शन से बनकर आएगा। फिर हमें चाहिए टीआरएनए, और ये टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएंगे। तो हमें समस्त प्रकार के अमीनो एसिड यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड की अच्छी खासी मात्रा चाहिएगी। तो काफी सारे अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड है और उनकी मात्रा काफी होनी चाहिए। अच्छा, एक और है, एक एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये जब टीआरएनए बताया गया था तब भी बताया था हमने। ये एंजाइम अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़ता है। तो देखिए अमीनो एसिड अलग पड़े हैं, टीआरएनए अलग है, अब इन दोनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा।
ठीक है। और इसके लिए एंजाइम चाहिए, और जितने प्रकार के अमीनो एसिड है हर अमीनो एसिड का अपना एंजाइम है, तो 20 प्रकार के एंजाइम भी होंगे। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 20 प्रकार के एंजाइम, और ये इन टीआरएनए पर इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो टीआरएनए तैयार हो जाता है जो अमीनो एसिड लाएगा। एमआरएनए पर सूचनाएं हैं जो एमआरएनए बन के आ गया। और हमें क्या चाहिए, ऊर्जा स्वरूप चाहिए, सारा काम ऊर्जा से होगा। तो यहाँ पर ऊर्जा रूप के फॉर्म में जीटीपी और एटीपी चाहिए, और ध्यान रखना ज्यादातर यहाँ जीटीपी काम आएगा। और कहाँ कहाँ ऊर्जा लगेगी ये भी बताएंगे आपको। एनर्जी के रूप में जीटीपी और एटीपी काम आएंगे। प्रोटीन कारक, कई सारे प्रोटीन कारक, इवन ट्रांसक्रिप्शन में भी हमने इतना नहीं बताया, लेकिन ट्रांसलेशन के अंदर प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सभी में प्रोटीन कारक चाहिए। ये प्रोटीन कारक अलग अलग स्टेप में चाहिए, और ये उन स्टेप के उन काम को अच्छे से होने के लिए जरूरी है, इनका होना जरूरी होता है। कौन कौन से कहाँ यूज होंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। और फिर चाहिए सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है जहाँ ये सारा काम होना है, वो है राइबोसोम, जो कि 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है। राइबोसोम के अंदर दरअसल एक आरएनए है, आरआरएनए। और आप देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण के काम में तीनों प्रकार के मुख्य आरएनए जो है सभी काम आ रहे हैं। आरआरएनए राइबोसोम के रूप में, टीआरएनए अमीनो एसिड ला रहा है, और एमआरएनए, तीनों आरएनए चाहिए, प्रोटीन कारक, ऊर्जा रूप, ये सभी चीजें चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में और समझ ले। वैसे तो कोशिकांगों के साथ आप कोशिका में भी पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा राइबोसोम को और समझ लें क्योंकि इसकी हमें बार बार अभी जरूरत पड़ेगी। तो राइबोसोम में हम सभी जानते हैं 2 इकाइयां होती हैं, एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई। और राइबोसोम इतना छोटा कोशिकांग है, इसके चारों कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती। ठीक है, और राइबोसोम एक नग्न कोशिकांग है, और इसको हम अवसादन गुणांक के आधार पर इसके प्रकार बनाते हैं, 70S 80S, ये आप कोशिका में भी पढ़ते हैं। 2 इकाइयों में एक छोटी इकाई है जो कि 30S या 40S के अवसादन गुणांक की हो सकती है। एस का यहाँ पता है मतलब क्या है, सेडबर्ग इकाई, जो अवसादन गुणांक नापने में काम आती है। और बड़ी इकाई जो है वो 50 या 60S की होती है। ठीक है, छोटी इकाई जो होती है वो तश्तरी नुमा होती है, डिस्क शेप की। मैंने ये डायग्राम बना रखा, देखो इस तरह से, ये तश्तरी नुमा होती है, डिस्क शेप के होते हैं। इसके ऊपर एक एमआरएनए बाइंडिंग स्थल होता है, मतलब एमआरएनए हमेशा राइबोसोम की छोटी इकाई से आकर जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एमआरएनए राइबोसोम और टीआरएनए मिलकर ही तो प्रोटीन बनाएंगे। तो एमआरएनए हमेशा, ये देखिए मैंने छोटे से जगह बनाई, ये दरअसल एमआरएनए बाइंडिंग स्थल है। तो राइबोसोम की छोटी इकाई डिस्क शेप की तश्तरी नुमा होती है, और इसमें एक एमआरएनए के जुड़ने का स्थल होता है। ये 30S या 40S में से कोई सी भी हो सकती है। फिर बड़ी इकाई है 50 और 60S की, ये होती है गुबंदाकार, डोम शेप की। इस तरह से ऊपर से जो गुबंद होता है, गुबंदाकार डोम शेप की होती है। इसके अंदर ये थोड़ी बड़ी होती है, और इसके अंदर 3 कक्ष होते हैं। यूं सही है कि ये 3 टीआरएनए के जुड़ने के स्थल होते हैं। तो इसमें टीआरएनए जुड़ता है, 3 टीआरएनए बाइंडिंग स्थल होते हैं। तो एमआरएनए हमेशा छोटी इकाई से और टीआरएनए हमेशा बड़ी इकाई से जुड़ेगा। एमआरएनए के जुड़ने के लिए एक स्थल, टीआरएनए के लिए 3 स्थल है कक्षनुमा, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से राइबोसोम की ये पूरी बड़ी इकाई है, देखिए, और इसके अंदर ये 3 कक्ष बने हैं। इन तीनों कक्ष, 3 स्थलों का नाम क्या है? तो सबसे पहला ये है स्थल ए साइट। ए साइट इसको कहते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग स्थल। ये ए साइट होती है, अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग स्थल, और ये राइबोसोम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हर एक नया टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर राइबोसोम के अंदर आता है, और अंदर आने की उसकी जगह है ए साइट। हमेशा टीआरएनए ए साइट से प्रवेश करता है। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए मतलब एक अमीनो एसिड को लेकर आने वाला एक नया टीआरएनए हमेशा ए साइट से आएगा। फिर उसके बाद है बीच में पी साइट। पी साइट होती है पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। पी साइट पर वो टीआरएनए है जिस पर एक पॉलीपेप्टाइड जो बन रही है वो है लगी हुई है, मतलब बनती हुई पॉलीपेप्टाइड को लिए हुए जो टीआरएनए होता है वो हमेशा पी साइट पर मिलता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड वाला टीआरएनए है वो इधर आपको मिलेगा। ये सब चीजें तो अभी क्रियाविधि में समझेंगे कौन क्या काम आएगा। और तीसरी होती है ई साइट। ई साइट जो है ये कहलाती है एग्जिट साइट। एग्जिट का मतलब है बाहर निकलना, बाहर जाने का रास्ता। यहाँ से टीआरएनए वापस बाहर चले जाते हैं। राइबोसोम में टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएंगे, ए साइट से प्रवेश करेंगे, अमीनो एसिड इनका यही रह जाएगा, और फिर बिना अमीनो एसिड का ये टीआरएनए है ई साइट में आएगा और ई साइट से बाहर आ जाएगा। ये पूरा काम कैसे होता है वो तो मैकेनिज्म में हम समझेंगे, लेकिन राइबोसोम की बड़ी इकाई में ये 3 कक्ष आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये 3 कक्ष होते हैं। हालांकि अभी भी एनसीईआरटी में 2 ही कक्ष दे रखे हैं। पुराना कंसेप्ट ये था कि 2 ही कक्ष माने जाते थे, पी और ए। अब ये नई एक साइट और आई है ई। आजकल अब जो है ई 3 साइट मानी जाती है। हालांकि ई साइट पे बहुत ज्यादा काम नहीं है, काम पी और ए पर ही होता है। तो 2 साइट दिखा रखी है। आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो
वो भी कोई गलत नहीं है, वो पुराना कंसेप्ट है। और नए कंसेप्ट के अनुसार 3 साइट होती है। तो टीआरएनए के जुड़ने की 3 साइट हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए, पी साइट जो कि केंद्रीय कक्ष है, उसके ऊपर से एक सुरंग नुमा संरचना है, टनल है जो बाहर खुलती है। ये एक टनल दिखा रखी है और देखो ये पी साइड से बाहर खुल रही है। एक्चुअली ये क्या है, ये रास्ता है। जब पॉलीपेप्टाइड पूरी बन जाती है तो ये पॉलीपेप्टाइड किसी रास्ते से राइबोसोम से बाहर आती है। अब बाहर कहाँ जाती है, आपने देखा ज्यादातर राइबोसोम किसी न किसी झिल्ली पर चिपके हुए, मुख्य रूप से ईआर पर। ठीक है, तो ये ईआर पर चिपके हुए थे। जैसे मान लीजिए ये ईआर की झिल्ली हो गई, ये तो ईआर है। ठीक है, अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम इस पर इस तरह से लगा रहता है। यूं देखिए, इसकी वास्तविक स्थिति ऐसे होती है। ये राइबोसोम की बड़ी इकाई और फिर ये राइबोसोम की छोटी इकाई। ये राइबोसोम ऐसे है। अब इसके अंदर ये इसका बीच का कक्ष, पी साइट, ए साइट, ई साइट, ये तीनों साइट हो गई इसकी, पी साइट, ए साइट, ई साइट। और ये जो सुरंग जो टनल है वो इस तरह से इस ईआर में यहां खुलेगी, ऐसे खुलती। तो इससे क्या हो रहा है, पी साइट पर वो टीआरएनए है जिसके पास पॉलीपेप्टाइड जो बन रही है वो लगी हुई, और जब पॉलीपेप्टाइड पूरी बन जाएगी तो ये पॉलीपेप्टाइड इस टनल के माध्यम से ईआर को दे दी जाएगी। क्योंकि अभी एक रेखीय अमीनो एसिड श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड बनी है, प्रोटीन नहीं बना। पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारी प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोटीन बनता है और वो सारा काम ईआर में होता है ज्यादातर। तो आगे की प्रोसेसिंग के लिए इस पॉलीपेप्टाइड को ईआर को दिया जाता है और इसलिए राइबोसोम ईआर पर ही बैठे हुए मिलते हैं और पॉलीपेप्टाइड निर्माण करने के साथ वो ईआर में इसको डालते हैं। समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से राइबोसोम की बड़ी इकाई और उसके विभिन्न भाग ध्यान रखिएगा। 3 चैम्बर है, 3 कक्ष हैं और एक टनल है, उसके माध्यम से ये ईआर में खुलता है। ठीक है, तो राइबोसोम की संरचना का आइडिया होना चाहिए। वैसे ये चीजें हम सेल के साथ भी पढ़ते हैं जब कोशिकांग पढ़ाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम के बाद में अब हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पर आते हैं, क्रियाविधि पर। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवादन की क्रियाविधि। पूरे ट्रांसलेशन को हम 3 मुख्य भाग में, 3 बड़ी स्टेप में बांट सकते हैं। 3 स्टेप क्या क्या है? सबसे पहली स्टेप है अमीनो एसिड का सक्रियकरण। देखिए, पूरे को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिए। अमीनो एसिड का सक्रियकरण मतलब अमीनो एसिड को सक्रिय करना। अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं। तो अगर हमें उनको जोड़कर प्रोटीन बनाना है तो पहले उन्हें सक्रिय करना पड़ेगा और प्रत्येक अमीनो एसिड को सक्रिय करने में हमें एक ऊर्जा, एक एटीपी की खर्चा होगा। तो ये अमीनो एसिड, ए का मतलब है अमीनो एसिड, और ये एटीपी और एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये वही एंजाइम है जो अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़ता है। लेकिन जोड़ने से पहले ये एंजाइम अमीनो एसिड को सक्रिय भी करता है और अमीनो एसिड, एटीपी और एंजाइम मिलकर के एक सक्रिय कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसको कहा जाता है ए अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तीनों चीजें जुड़कर एक सक्रिय कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये पहला काम हुआ अमीनो एसिड का सक्रियकरण। दूसरा काम होता है चार्जिंग, टीआरएनए की चार्जिंग या लोडिंग। टीआरएनए की चार्जिंग का मतलब होता है टीआरएनए पर अमीनो एसिड लगाया जाना। एक टीआरएनए अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए चार्ज्ड टीआरएनए होता है, बिना अमीनो एसिड वाला टीआरएनए डिस्चार्ज्ड टीआरएनए बोला जाता है। ठीक है, अब ये सक्रिय कॉम्प्लेक्स वही वाला एक टीआरएनए के पास जाएगा। ये टीआरएनए डिस्चार्ज्ड है, इस पर कोई अमीनो एसिड नहीं लगा है। अब ये एंजाइम जो इसमें है, इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़ देता है और देखिए अमीनो एसिड टीआरएनए और ये चार्ज्ड टीआरएनए बन गया और बाकी एएमपी और एंजाइम अलग हो जाते हैं। तो इन पहली 2 अवस्थाओं में तो हमने अमीनो एसिड को सक्रिय किया और उसे टीआरएनए पर जाकर लगाया। ठीक है, ये दोनों काम पूरी पॉलीपेप्टाइड निर्माण में समानांतर चलेंगे। लगातार अमीनो एसिड काम आएंगे, उपयोग होंगे, तो अमीनो एसिड को सक्रिय किया जाएगा और टीआरएनए पर लगाया जाएगा। तो ये दोनों स्टेप समानांतर चलेगी। ऐसा नहीं कि पहली स्टेप होने के बाद दूसरी होगी, दूसरी के बाद तीसरी। ये दोनों तो लगातार चलेगी अंत तक। उसके बाद में तीसरी स्टेप, ये तो पहली और दूसरी होगी, अमीनो एसिड का सक्रियकरण और फिर टीआरएनए पर उसको जोड़ना, टीआरएनए की चार्जिंग। ठीक है, अब तीसरी और मुख्य स्टेप, इन 3 स्टेप में तीसरी स्टेप सबसे बड़ी स्टेप है और वो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। ठीक है, तो अमीनो एसिड का सक्रियकरण, टीआरएनए की चार्जिंग एंड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण ये सबसे मुख्य स्टेप है, सबसे बड़ी स्टेप है और इसलिए इसे हम पुनः 3 भागों में बांटेंगे। इसे पुनः 3 स्टेप में बांटा जाता है और इसकी 3 स्टेप क्या रहेगी? आरंभन, इनिशिएशन। ठीक है,
इलोंगेशन दीर्घीकरण, और तीसरा है टर्मिनेशन समापन। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन के वक्त भी इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन बोला था, ऐसे ट्रांसलेशन में भी यही मुख्य रूप से पॉलीपेप्टाइड निर्माण में यही 3 स्टेप रहेंगी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। सामान्य से 3 स्टेप है। कार्य की शुरुआत करना इनिशिएशन है, फिर उस कार्य को आगे बढ़ाना दीर्घीकरण, इलोंगेशन है, और कार्य की समाप्ति करना समापन, टर्मिनेशन है। इस तरह से इसके 3 भाग रहेंगे। हम एक एक करके इन तीनों को लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे? इनिशिएशन, आरंभन। इनिशिएशन में क्या करना है? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड निर्माण के लिए जरूरी सारी चीजों को इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, तो इनिशिएशन में शुरुआत कैसे होती है? देखिए, इस स्टेप में केंद्रक से आया हुआ एमआरएनए, राइबोसोम की दोनों इकाइयां और पहला टीआरएनए। पहला कोड कौन सा है एमआरएनए में? कोड में बता रखा है, पहला कोड हमेशा आरंभन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन एयूजी, और ये हमेशा मिथ्योनिन लेके आता है। तो मिथ्योनिन वाला जो टीआरएनए जो एयूजी पर जाकर जुड़ता है वो पहला टीआरएनए। राइबोसोम की दोनों इकाइयां और एमआरएनए ये सब मिलकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो शुरुआत करने के लिए जो चीजें चाहिए उन सबको इकट्ठा करके एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इसको बनाने में हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो इसकी आवश्यकताएं क्या क्या है? तो हमें इसके लिए ऊर्जा चाहिएगी एटीपी, या जीटीपी चाहिए। एटीपी चाहिए अमीनो एसिड को सक्रिय करने में, बस। तो अमीनो एसिड को सक्रिय करने में एटीपी चाहिएगा। उसके बाद कहीं एटीपी नहीं, अब सब जगह जीटीपी लगेगा। और इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन तीनों में एनर्जी लगती है और तीनों में एनर्जी जीटीपी के रूप में लगेगी, याद रखिएगा। तो ऊर्जा रूप तो जीटीपी, और तीनों ही स्टेप में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की तीनों स्टेप में प्रोटीन कारक काम आएंगे। ये प्रोटीन कारक कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए जरूरी है। तो इनिशिएशन स्टेप में भी ऊर्जा लगेगी और प्रोटीन कारक, अब इनिशिएशन स्टेप के प्रोटीन कारक को इनिशिएशन फैक्टर बोल देंगे। इलोंगेशन स्टेप में भी ऊर्जा लगेगी और इसके जो प्रोटीन कारक होंगे उसको इलोंगेशन फैक्टर बोल देंगे। टर्मिनेशन में भी एनर्जी जीटीपी लगेगा और इसके जो फैक्टर होंगे उसको रिलीज फैक्टर बोलेंगे। इसलिए तीनों स्टेप में ये चीज कॉमन रहेगी कि सभी में एनर्जी जीटीपी के रूप में और सभी में प्रोटीन कारक लगे। तो इसकी भी तो आवश्यकता है, प्रोटीन कारक, इसको क्या कहेंगे? इनिशिएशन फैक्टर, क्योंकि इनिशिएशन स्टेप। अब प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में कारक अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट में इनिशिएशन कारक जो हैं, इनिशिएशन फैक्टर 3 है, IF1, IF2, IF3। ठीक है, यूकैरियोट्स में बहुत सारे हैं। यूकैरियोट्स में थोड़ा जटिल काम है और यहाँ 10 प्रकार के होते हैं। यूकैरियोट्स के कारकों को हम EIF लिखेंगे, एक छोटा ई लगा देते हैं। ये ई जो होता है ये किसके लिए है? यूकैरियोट्स को दर्शाने के लिए। और IF का क्या मतलब है? इनिशिएशन फैक्टर। अब ये EIF जो है ये 10 हैं, EIF1, EIF2, EIF3, EIF4 ऐसे करके 10 हैं। ठीक है, और ये 3 होते हैं। हम ज्यादातर दोनों कारकों को बता रहे हैं, लेकिन यूकैरियोट के 10 कारकों को अलग अलग कहाँ का यूज होते हैं इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोकैरियोट के जरूर हम आपको बता दें। ठीक है, तो ये तो प्रोटीन कारक और एनर्जी जीटीपी चाहिए। अब देखो इनको जोड़ेंगे कैसे, इनिशिएशन होता कैसे है? ऐसा नहीं होता कि सब एक साथ आके, बड़ा स्टेप बाय स्टेप होता, मतलब ये 3 स्टेप में काम होगा फिर से। ठीक है, मतलब पूरा ट्रांसलेशन की 3 स्टेप। फिर कौन कौन सी होगी? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, उसके बाद टीआरएनए की चार्जिंग और पॉलीपेप्टाइड निर्माण। फिर पॉलीपेप्टाइड निर्माण की 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। फिर इनिशिएशन की भी 3 स्टेप, ये भी 3 स्टेप में जाके कॉम्प्लेक्स बनेगा। इलोंगेशन की भी 3 स्टेप आएगी। तो सब कुछ 3-3-3 चल रहा है। अब देखो इनिशिएशन की 3 स्टेप में कैसे काम होता है, कैसे जुड़ती है चीजें। सबसे पहले एमआरएनए आया केंद्रक से बन के। अब एमआरएनए सबसे पहले कहाँ जुड़ता है? एमआरएनए के जुड़ने का स्थल राइबोसोम में कहाँ है? छोटी इकाई पर, बताया अभी। तो राइबोसोम की छोटी इकाई और एमआरएनए ये दोनों आकर सबसे पहले जुड़ेंगे, क्योंकि एमआरएनए का बाइंडिंग स्थल छोटी इकाई पर। पहली स्टेप में छोटी इकाई और एमआरएनए जुड़ेंगे। अब उसके बाद में इससे पहले कि बड़ी इकाई लग करके पूरा राइबोसोम बने, बड़ी इकाई के लगने से पहले पहला टीआरएनए मिथ्योनिन को लेकर आने वाला एयूजी के कोड पर जुड़ने वाला, क्योंकि जो पहला कोड है वो फिक्स है। ध्यान रखना, सारे एमआरएनए में मैंने आपको जेनेटिक कोड में बताया था, पहला कोड फिक्स कर रखा है AUG। ठीक है, और पहला अमीनो एसिड हर पॉलीपेप्टाइड निर्माण में मिथ्योनिन ही लगता है, इसलिए AUG कोड और उसी को इनिशिएशन कोडोन कहते हैं। एक्चुअली ये इसलिए बना कि जब ये मैकेनिज्म बनाया गया तो प्रकृति को भी लगा कि पहले कोड को हम पहचान नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। कारण कि अभी तो राइबोसोम जुड़ना है, सारा अभी तो जुड़ ही रहा है। राइबोसोम और टीआरएनए ही है जो कोड पहचानते हैं। ठीक है, तो पहला कोड फिक्स कर दिया
और पहले कोड के टीआरएनए को बोल दिया कि देख तेरे को कोई बुलाएगा नहीं, काम शुरू होते तुम तो बिना बुलाए आ जाना। जैसे क्लास में जिसका रोल नंबर पहला होता है और कोई मौखिक परीक्षा हो रही है तो पहले रोल नंबर वाला घर से तैयार होकर आता है कि सबसे पहले मेरे को जाना, बिना बुलाए जाके बैठ जाओ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम है कि मिथ्योनिन लाने वाला टीआरएनए जो एयूजी का कोड है, टीआरएनए एयूजी का टीआरएनए है, वो तो बिना बुलाए पहले ही तैयार रहता है। तो फर्स्ट टीआरएनए तो रेडी रहता है और उसको इतनी जल्दी मची रहती है कि राइबोसोम की छोटी इकाई और एमआरएनए जुड़े, अभी बड़ी इकाई जुड़ी नहीं है, उससे पहले वो टीआरएनए आके जुड़ जाता है। तो दूसरी स्टेप में वो पहले अमीनो एसिड इनिशिएशन कोडोन का टीआरएनए जुड़ जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर राइबोसोम की इकाई फिट होती है, बड़ी इकाई, और इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना 3 स्टेप में। कौन कौन सी हो गई? पहले छोटी इकाई और एमआरएनए जुड़ेंगे, फिर पहले इनिशिएशन कोडोन का टीआरएनए, पहला टीआरएनए जुड़ेगा और फिर बड़ी इकाई ऊपर से लगेगी और इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये पूरा प्रोसेस हमें ध्यान रखना है। मैं इसको डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। अब देखिए इसका हम डायग्राम से समझते हैं कैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये राइबोसोम की छोटी इकाई 30S या 40S, प्रोकैरियोट होगा तो 30S, यूकैरियोट होगा तो 40S, ये तो पता ही है। ठीक है, 70S की 2 इकाइयां हैं, 50S और 30S, और 80S की 2 इकाइयां कौन कौन सी हैं? 60S और 40S। तो इनमें से प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों का कॉमन चला रहा है। ये तो छोटी इकाई और ये एमआरएनए। एमआरएनए देखो ये आरंभन कोडोन, ये टर्मिनेशन कोडोन। अब ये दोनों जुड़ते हैं, देखो इस तरह से जुड़ गई है। ये एमआरएनए बाइंडिंग स्थल है तो यहीं पर आके जुड़ गया, ये इनिशिएशन कोडोन है और ये कॉम्प्लेक्स बना 30S या 40S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन दोनों को जुड़ा और यहाँ पर फैक्टर काम आया IF3। ठीक है, यूकैरियोट के तो बहुत सारे 10 फैक्टर हैं तो उनको याद न रखो तो भी चलेगा। प्रोकैरियोट के 3 फैक्टर हैं, उल्टे क्रम में चलेंगे, पहले तीसरा जुड़ेगा फिर दूसरा फिर पहला, तो ये तीसरा जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे, एक स्टेप आगे चलते हैं। तो ये जानने की कोशिश की गई कि एमआरएनए और राइबोसोम आपस में जुड़ कैसे जाते हैं। तो पता लगा, प्रोकैरियोट पे हम ये ढूंढ पाए कि पता लगा कि एमआरएनए में जहां आरंभन कोडोन है उससे आगे भी थोड़ी सी श्रृंखला और होती। पहले तो हम ये मानते थे कि इनिशिएशन कोडोन से ही एमआरएनए शुरू होता है और टर्मिनेशन पे खत्म हो जाता है, लेकिन अब हमें पता चला है कि इनिशिएशन कोडोन के आगे और टर्मिनेशन कोडोन के पीछे दोनों तरफ कुछ श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, और यही इनिशिएशन कोडोन के आगे एक ऐसी श्रृंखला मिली है जिसे कहा गया साइने डेलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में इनिशिएशन कोडोन से पहले एक विशिष्ट श्रृंखला होती है जिसे साइने डेलगार्नो सीक्वेंस SD सीक्वेंस कहा है। ठीक है, एक इसमें विशेष श्रृंखला होती है SD सीक्वेंस। हालांकि इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा क्योंकि ट्रांसलेशन तो इनिशिएशन कोडोन से शुरू होगा। अच्छा, प्रोकैरियोट में जहां SD सीक्वेंस है वहां यूकैरियोट में आपको ध्यान हो तो हमने प्रोसेसिंग में एक कैप लगाई थी 7 मिथाइल गुआनोसिन की, तो वो इनिशिएशन कोडोन के आगे होती। ठीक है, तो जहां एमआरएनए में इनिशिएशन कोडोन के आगे ये श्रृंखला है, वहीं अगर हम राइबोसोम की छोटी इकाई में बात करें तो राइबोसोम की छोटी इकाई देखिए, राइबोसोम के अंदर है RRNA, और छोटी इकाई की अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन सा RRNA होगा, तो ये सब चीजें पहले बताई गई है राइबोसोम पढ़ाते समय भी। ठीक है, कि जो 30S की छोटी इकाई है उसमें 16S का RRNA होता है और 40S की छोटी इकाई में 18S का RRNA होता है। ये बात मैं राइबोसोम में RRNA में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो 30S, क्योंकि बात प्रोकैरियोट की हो रही है, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम की 30S इकाई के 16S RNA में 30S इकाई के 16S RNA में SD सीक्वेंस की पूरक श्रृंखला पाई जाती है जिसे NTSD या ASD श्रृंखला कहते हैं। उधर क्या है? SD, पूरा नाम साइने डेलगार्नो सीक्वेंस। ये एमआरएनए में इनिशिएशन कोडोन के आगे होती है और इधर 30S के 16S RRNA में उस SD सीक्वेंस की पूरक श्रृंखला मिलती है जिसको हम NTSD या ASD कह सकते हैं। तो होता क्या है कि जब ये जुड़ते हैं तो इसकी SD सीक्वेंस इसके ASD सीक्वेंस के साथ पेयरिंग कर जाती है, पूरक है तो हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाती है और इस तरह से जुड़ते हैं, तभी ये जुड़ते साथ में। हाँ, यूकैरियोट में उधर कैप है तो इधर उसके कैप का पूरक होगा तो उससे जुड़ता है। मतलब छोटी इकाई और एमआरएनए के जुड़ने का तरीका बता रखा है थोड़ा सा, और SD और ASD सीक्वेंस में पेयरिंग होने पर ये जुड़ते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये पहली स्टेप है, थोड़ा समझ में आना चाहिए कि छोटी इकाई और एमआरएनए जुड़ करके इनिशियल एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे जुड़ते हैं? तो एमआरएनए के अंदर SD सीक्वेंस है इनिशिएशन कोडोन के आगे, और
इधर राइबोसोम के 16S rRNA, छोटी इकाई की 16S rRNA में उसकी पूरक श्रृंखला है, तो ये दोनों आपस में पेयरिंग करके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जुड़े। फिर मैंने क्या बताया कि अब राइबोसोम की बड़ी इकाई के जुड़ने से पहले तो टीआरएनए आके जुड़ता है। पहला टीआरएनए, इनिशिएशन कोडोन का टीआरएनए जो मिथ्योनिन लेकर आता है, वो आके जुड़ता है। तो इनिशिएशन कोडोन का टीआरएनए जुड़ता है। ये मैंने एक छोटा सा टीआरएनए और ये इस पर मिथ्योनिन बना रखा है, ये आके इसमें जुड़ेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना, तो टीआरएनए को जब एमआरएनए पर जोड़ना है, तो देखो एमआरएनए के कोड से टीआरएनए का एंटी कोडोन पेयरिंग करता है। ये जेनेटिक कोड में भी बताया है मैंने। यहां एनर्जी भी चाहिए, तो जब भी आपको टीआरएनए को एमआरएनए पर जुड़वाना है तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा जीटीपी के रूप में 1 जीटीपी लगेगा। ठीक है, पहला टीआरएनए तो ऐसे जुड़ रहा है, आगे आने वाले भी टीआरएनए जो जुड़ेंगे, हर टीआरएनए के साथ आपको 1 जीटीपी खर्च करना पड़ेगा, वो तभी आकर जुड़ेगा। ठीक है, और फैक्टर लगेगा IF2, इधर IF3 लगा था, अब 2 लगेगा उल्टे क्रम में। ठीक है, तो ये सब पहला कोड यहाँ, पहला ये टीआरएनए आकर जुड़ता है और जुड़ने के बाद इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना। देखो इस पर ये आके टीआरएनए लग गया मिथ्योनिन वाला। ठीक है, इसको अब क्या बोलेंगे हम, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अलग अलग बोलना पड़ेगा। कारण क्या है, देखो प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट में एक अंतर और है कि जो पहला अमीनो एसिड लगता है वो मिथ्योनिन बोल रहे हैं अपन। प्रोकैरियोट में ये मिथ्योनिन थोड़ा सा रूपांतरित होता है। प्रोकैरियोट में फर्स्ट अमीनो एसिड सामान्य मिथ्योनिन न होकर फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में पहला अमीनो एसिड सामान्य मिथ्योनिन होता है। एक फॉर्माइल समूह मिथ्योनिन में अतिरिक्त लगा होता है, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसके बारे में बहुत लॉजिक नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है वो दिख रहा है। तो प्रोकैरियोट में फर्स्ट अमीनो एसिड फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होगा, यूकैरियोट में सामान्य मिथ्योनिन। मिथ्योनिन तो है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसीलिए जब हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे तो हम नाम अलग अलग देना पड़ेगा। प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो 30S इकाई होगी प्रोकैरियोट में, 30S टीआरएनए, अब टीआरएनए जुड़ गया। ये देखो मैंने लिखा F-मैथ। F-मैथ का मतलब क्या है, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। F-मैथ एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, तीनों चीजों का नाम दे दिया है। 30S इकाई, टीआरएनए विद फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन और एमआरएनए ये कॉम्प्लेक्स। इधर यूकैरियोट में क्या आ जाएगा, 40S, 30S की जगह 40S टीआरएनए। अब F-मैथ नहीं आएगा, केवल मिथ्योनिन, ये फॉर्माइलेटेड नहीं है, और एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का नाम बना, ये दूसरी स्टेप हुई। अब टीआरएनए भी जुड़ गया। टीआरएनए जुड़ने के बाद हमने कहा था बड़ी इकाई लगेगी ऊपर से। अब इसके ऊपर बड़ी इकाई फिट होती है, ये रही बड़ी इकाई। वही 3 कक्ष हैं इसके अंदर, वही ये P साइट, A साइट, E साइट। ठीक है, तो राइबोसोम की बड़ी इकाई जुड़ती है और ये 50S की भी हो सकती है और 60S की। अगर प्रोकैरियोट है 70S राइबोसोम बनना है तो 50S जुड़ेगा, 50 और 30 जुड़ेंगे। 80S राइबोसोम बनना है तो 60 और 40 जुड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ फैक्टर काम आ गया IF1। प्रोकैरियोट के फैक्टर बताया मैंने, IF3, IF2, IF1। यूकैरियोट के फैक्टर ज्यादा है इसलिए मैंने बताया नहीं, उसके इतिहास पूछे नहीं जाते। अब ये ऊपर से जुड़ा और जैसे ये जुड़ेगा पूरा राइबोसोम बन जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये देखिए अब ये ऊपर से आके जुड़ गया उसके ऊपर, तो ये राइबोसोम पूरा बन गया, P साइट, A साइट, इस साइट। और देखिए बड़ी इकाई कुछ इस तरह से आकर जुड़ती है ऊपर से कि पहला जो टीआरएनए है मिथ्योनिन वाला, वो सीधा उसके कौन से कक्ष में आया, केंद्रीय कक्ष P साइट पर। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि सिर्फ पहला टीआरएनए ही डायरेक्ट P साइट पर आता है। अब आगे आने वाले सारे के सारे टीआरएनए A में आएंगे सबसे पहले, क्योंकि प्रवेश द्वार क्या है राइबोसोम का, A साइट है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब राइबोसोम का प्रवेश द्वार A साइट है तो पहला टीआरएनए P पर सीधा कैसे आ गया। तो ये ध्यान रखना, टीआरएनए P पर आया नहीं, बल्कि टीआरएनए पहले जुड़ा था, राइबोसोम की बड़ी इकाई उसके ऊपर आकर लगी, इसलिए वो सीधा P में आया। ठीक है, राइबोसोम की बड़ी इकाई कुछ इस प्रकार से जुड़ती है कि फर्स्ट टीआरएनए सीधा उसकी P साइट पर आता है, और ये जानबूझकर किया गया है ताकि अगले टीआरएनए के लिए A साइट खाली मिले। समझ में आ रही बात। तो पहले वाले को सीधा P पर लाया गया ताकि क्या है कि अगला जो है वो A पर आ जाए और फिर काम शुरू हो सके, इसलिए A साइट अभी खाली, इस पर अगला कोड, पहला कोड किस पर आ गया, P पर, तो नेक्स्ट कोड किस पर आएगा, A पर। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हुआ, ये 30S था, 50S की इकाई जुड़ी तो ये हो गया 70S। 70S टीआरएनए F-मैथ एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। इधर ये 40S था, 60S जुड़ा तो 80S हो गया, 80S टीआरएनए मिथ्योनिन एमआरएनए कॉम्प्लेक्स।
तो ये प्रोकैरियोट का, ये यूकैरियोट का, ये जो है ये प्रोकैरियोट के लिए कॉम्प्लेक्स का नाम रहेगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और ये यूकैरियोट्स का नाम रहेगा। दोनों को हम एक कॉमन वे में कहें तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इसको हम ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पॉलीपेप्टाइड निर्माण की श्रृंखला की पहली स्टेप इनिशिएशन का था। ठीक है, इनिशिएशन किस तरह से होना है ये चीज कही। ओके, तो पूरा प्रोसेस ध्यान रखिए। पहले छोटी इकाई और एमआरएनए जुड़ेंगे, फिर पहला टीआरएनए आएगा और फिर राइबोसोम की बड़ी इकाई आएगी, और इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद पॉलीपेप्टाइड निर्माण की गति या पॉलीपेप्टाइड निर्माण आगे शुरू होगा। ठीक है, ये सब बन के जुड़ गए। अब होगा इलोंगेशन। तो दूसरी स्टेप पर आते हैं, इलोंगेशन। अगली स्टेप दीर्घीकरण। ये सबसे लंबी स्टेप है। ठीक है, और इसमें एक बार में एक अमीनो एसिड जोड़ जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में वृद्धि की जाएगी। पूरी श्रृंखला बनने तक ये चलेगा। ठीक है, सबसे लंबी स्टेप रहेगी, और इसमें एक एक करके अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो वास्तव में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन सी स्टेप में बनी? इलोंगेशन, दीर्घीकरण। इनिशिएशन में तो सबको ला के इकट्ठा किया है बस। अब शुरुआत होगी और एक बार में एक अमीनो एसिड जोड़ेंगे और ऐसे एक एक करके जोड़ते जाएंगे। ठीक है, आवश्यकता है, जैसा मैंने कहा हर स्टेप में दो आवश्यकता रहेगी, ऊर्जा और प्रोटीन कारक। तो यहाँ भी इसकी आवश्यकता दो है। ऊर्जा रूप वही जीटीपी के रूप में काम आएगा, और प्रोटीन कारक, इसके प्रोटीन कारक को आप क्या बोलेंगे? इलोंगेशन फैक्टर। पहले क्या बोला था? इनिशिएशन फैक्टर। इलोंगेशन फैक्टर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में फिर से अलग अलग है। प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के इलोंगेशन फैक्टर है, EFTU, EFTS, EFG, याद रखना। यूकैरियोट में 2 ही होते हैं, EEF1, EEF2, और वही छोटा इसलिए लगा है यूकैरियोट। और EF का क्या मतलब है? इलोंगेशन फैक्टर। पहले क्या था? IF, इनिशिएशन फैक्टर। प्रोकैरियोट के 3 फैक्टर, यूकैरियोट में 2 ही फैक्टर है। ठीक है, अब इलोंगेशन जो है, कैसे हम एक एक अमीनो एसिड जोड़ते हैं, ये चीज समझनी है। और ध्यान रखना, इलोंगेशन का पूरा कार्य एक चक्रीय पाथ है, मतलब एक एक करके अमीनो एसिड जुड़ता है और वही चीज बार बार रिपीट होती है। ठीक है, जैसे इलोंगेशन हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, वहां भी वही की वही चीज रिपीट हो रही थी, यहाँ भी वही है। इलोंगेशन एक 3 स्टेप का चक्रीय पाथ है, 3 स्टेप का एक चक्रीय प्रोसेस होता है। 3 स्टेप कौन सी है? कोडोन की पहचान पहली स्टेप, फिर पेप्टाइड बंध का निर्माण दूसरी स्टेप, और तीसरा स्टेप है ट्रांसलोकेशन। कोडोन की पहचान, पेप्टाइड बंध का निर्माण, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, 3 स्टेप में जाकर ये इलोंगेशन है, और ये बार बार चलता है। ठीक है, जैसे इनिशिएशन में भी 3 स्टेप थी, इलोंगेशन में भी मैंने बताया सब कुछ 3 पर है। अब यहाँ होता क्या, पहले मैं आपको एक जनरल वे में समझा दूं। हमारा जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था वो ये रहा है, ये बन चुका। अब इलोंगेशन शुरू होगा। तो आप देखिए, पहला कोड और पहला टीआरएनए तो किस में आ गया? पी में। अगला कोड कहाँ है? तो नेक्स्ट कोड इधर है, ये यहाँ पर अगला कोड है, तो ये किस में आया? ए में, और ए साइट अभी खाली है। अब सबसे पहला काम क्या था? कोडोन की पहचान। 3 स्टेप बताए इलोंगेशन में, कोडोन की पहचान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइबोसोम ये जो अगला कोड है जो ए साइट पर है, उस कोडोन की पहचान करता है, और उसके लिए जो जरूरी टीआरएनए है उसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो अगले कोड जो कि ए साइट पर स्थित है, ए साइट पर स्थित अगले कोड की पहचान की जाती है। ठीक है, और टीआरएनए बुलाया जाता है। वो टीआरएनए आता है, ए साइट में प्रवेश करता है और आकर के इस कोड पर जुड़ जाता है। अब फिर ये एमआरएनए पर जुड़ रहा है, तो इसको क्या चाहिएगा? जीटीपी। एमआरएनए पर जब भी टीआरएनए जुड़ेगा तो ऊर्जा चाहिए, याद रखना। ठीक है, वो आकर के इस पे जुड़ गया। तो देखो, कोडोन की पहचान राइबोसोम ने भी की और टीआरएनए भी की। टीआरएनए जब आया तो आकर के अपने कोड को पहचान के उस पर जुड़ता है, तो टीआरएनए भी कोड पहचानता है और राइबोसोम भी पहचानता है। राइबोसोम ने पहचान की तभी तो टीआरएनए को बुलाया उसने, और टीआरएनए ने भी पहचान की तभी वो उस पर जुड़ा। ठीक है, तो कोडोन की पहचान पहली स्टेप। समझ में आ गई बात? तो हमने जो ये आपको बताया अभी कि ये 3 स्टेप है। तो पहली स्टेप कोडोन की पहचान ऐसे हुई। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो क्या हो रहा है। जैसे ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था, अब यहाँ भी टीआरएनए आ गया। अब क्या होता है? पेप्टाइड बंध का निर्माण। इधर वाला जो अमीनो एसिड है पी साइड का, उसको उठा करके ए साइट वाले के अमीनो एसिड के साथ जोड़ दिया जाता है, और 2 अमीनो एसिड के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दूसरी स्टेप जो है, ये हमारी जो थी पेप्टाइड बंध का निर्माण। मैं आपको इन तीनों स्टेप का एक चक्रीय पाथ डायग्राम से समझाता हूं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए,
इलोंगेशन के इन 3 स्टेप का ये पूरा चक्रीय डायग्राम है और इसको आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है, उसको अच्छे से समझना है। देखिए यही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जो मैंने आपको अभी उधर बता रहा था मैं। यहाँ तक तो इनिशिएशन हो गया। अब देखो ये पी साइट पर पहला है मिथ्योनिन वाला, अगला कोड पहचाना हमने और ये टीआरएनए अंदर आता हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये अंदर आया, ये कोडोन की पहचान हुई। इसको अंदर लगाने में हमें क्या चाहिए था, जीटीपी और या फैक्टर, प्रोटीन फैक्टर भी आएंगे। कौन कौन से, EFTU EFTS तो प्रोकैरियोट के, यूकैरियोट में EEF1 लगेगा। दोनों में से कोई, ये प्रोकैरियोट के है और ये यूकैरियोट का है। अब ये इसमें लगा, ऊर्जा खर्च हुई जीटीपी, यही ऊर्जा भी आगे तक काम आई। अब देखो कोडोन की पहचान के बाद की स्थिति ये हो गई, ये वाला तो टीआरएनए था ही इसमें और ये वाला भी यहाँ आ गया। देखो दोनों में टीआरएनए दिख रहे हैं, दोनों में अमीनो एसिड। ये पहली स्टेप होगी। अब उसके बाद दूसरी स्टेप होती है पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण। तो कोडोन की पहचान में हमने क्या किया, ए साइट में उपस्थित अगले कोड को पहचान कर उपयुक्त टीआरएनए ए साइट में प्रवेश करता है और एमआरएनए से पेयरिंग करता है। ये बात बताइए, ये एमआरएनए से पेयरिंग। अब इसके बाद होगा पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण। इसमें क्या होता है, इस पी साइट के इस टीआरएनए को, इस अमीनो एसिड को यहाँ से हटा करके ए साइट वाले अमीनो एसिड के आगे जोड़ देते हैं। हमेशा यही रहेगा, पी साइट पर जो भी चीज है उसके अमीनो एसिड को इस पे ए पे लगाएंगे, इधर से इधर जाएगा। ठीक है, देखो ये रहा डायग्राम। अब पी वाले पर जो था वो तो अमीनो एसिड हट गया और वो मिथ्योनिन जो था वो कहाँ ले आए हम, ए वाले के आगे ले आए और इन दोनों को जोड़ के बीच में लाल रंग से बनाया। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बना। हमेशा पी से चीज ए पर आएगी। इससे फायदा क्या हुआ, अब सबसे पहले नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड हुआ, मिथ्योनिन हुआ ना। इसको इधर लाए तभी तो हुआ, अगर इसको इधर लाते तो ये ए वाला इसके आगे हुआ था। हमें तो ये क्रम करना है। तो ये मिथ्योनिन इसके आगे आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड बना। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कोई प्रोटीन कारक काम नहीं आता, डायरेक्ट यहाँ जीटीपी नहीं लगता, बल्कि इस काम में भी ऊर्जा लगती है, बट ये ऊर्जा इसी जीटीपी की काम आएगी। इस स्टेप में डायरेक्ट जीटीपी नहीं। एनसीईआरटी लिखती है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में ऊर्जा काम आती है, तो ये ऊर्जा जो हमने शुरू में जीटीपी लिया है ना, उसी की काम आएगी। ठीक है, और यहाँ एक एंजाइम की तरह आरएनए काम करता है। ये जो बड़ी इकाई में एक आरआरएनए होता है 23S का, अगर प्रोकैरियोट का 70S है तो यूकैरियोट का 80S है, तो इस बड़ी इकाई में 28S का आरआरएनए होता है और यही आरआरएनए एंजाइम की तरह काम करता है। मैंने राइबोसोम आरआरएनए पढ़ाते समय भी बताया है, पीछे जाके देखिएगा। आरआरएनए में मैंने ये सब बातें बताई है कि आरआरएनए में प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के आरआरएनए 23S 5S 16S, यूकैरियोट में 4 प्रकार के आरआरएनए 28S 5.8S 5S और 18S, और उधर से 23S और इधर का 28S राइबोसोम की बड़ी इकाई में होता है और ये एंजाइम की तरह काम करता है और उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये वास्तव में एक राइबोजाइम है। राइबोजाइम जानते हो, जब आरएनए स्वयं एंजाइम की तरह काम करे, अर्थात पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का ये महत्वपूर्ण कार्य कोई दूसरा एंजाइम नहीं बल्कि आरएनए खुद करता है। क्योंकि अगर इसके लिए भी कोई एंजाइम होगा तो फिर उसको कौन बनाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम प्रोटीन बना करके तो एंजाइम बनेंगे हम, इसलिए ये काम आरएनए खुद करता है। इसको राइबोजाइम कहते हैं। ये राइबोजाइम में देखिए 23S आरआरएनए प्रोकैरियोट में और 28S आरआरएनए यूकैरियोट्स। तो इस तरह से पी साइट के अमीनो एसिड को यहाँ से हटाकर ए साइट वाले अमीनो एसिड के आगे लगा दिया जाता है और एक डाइपेप्टाइड बन गया। दो अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना इनके बीच में। और ये बॉन्ड किस किस के बीच में बना, तो आप देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि पी साइट का जो अमीनो एसिड है उसका COOH समूह और ए साइट के अमीनो एसिड के NH2 समूह। अब इसके लिए अमीनो एसिड का आइडिया होना चाहिए। अमीनो एसिड के अंदर एक COOH समूह होता है और एक NH2 समूह होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमोनिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पेप्टाइड बॉन्ड पी साइट के अमीनो एसिड के COOH समूह व ए साइट के अमीनो एसिड के NH2 समूह के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, ठीक है, वो चीज दिख रही है, ये याद रखना है। पी साइट का तो COOH समूह, इस अमीनो एसिड का तो COOH समूह और इसके अमीनो एसिड के NH2 समूह के बीच में CONH के बीच में ये बॉन्ड बनता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसका COOH, इसका NH2 और ये इधर आ गया और ये डाइपेप्टाइड हो गया। अब देखो ये वाला जो टीआरएनए था जो पी साइट पे था पहला वाला, अब वो डिस्चार्ज हो गया। जैसे अमीनो एसिड हटा डिस्चार्ज। अब ये हुआ दूसरी स्टेप, पेप्टाइड बॉन्ड निर्माण। उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद ये राइबोसोम की दोनों इकाइयां, केवल राइबोसोम की इकाइयां, ना टीआरएनए ना एमआरएनए,
केवल राइबोसोम की दोनों इकाइयां एक कदम आगे बढ़ती है, एक स्टेप आगे खिसक जाता है राइबोसोम। अब केवल राइबोसोम खिसका है, टीआरएनए अपनी जगह पर खड़ा है, एमआरएनए अपनी जगह पर खड़ा है, तो राइबोसोम खिसकेगा तो होगा क्या कि जो ये सारे कक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, तो पी वाला जो है वो किस में आ जाएगा, ई में। भाई ये वाला किधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा जब ये उधर चलेगा, तो ए वाला पी में आ गया, पी वाला ई में आ गया, और ए में तीसरा वाला जो कोड है वो आ गया, और वो अभी खाली है चेंबर। इस खिसकने को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तीसरी स्टेप ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम एमआरएनए पर आगे बढ़ता है। इस काम में एक एंजाइम ट्रांसलोकेज की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन फैक्टर EFG या यूकैरियोट में EF2, और राइबोसोम को चलाने में ऊर्जा चाहिए कि तो जीटीपी यहां भी खर्च हुआ। और अब देखिए खिसकने के बाद की स्थिति ये आ गई। अब ये पी वाला जो है वो देखो ई में आ गया, ए वाला इधर आ गया पी में, और ए फिर से खाली हो गया, उस पर तीसरा कोड आ गया। ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन है। और ये स्थिति तो बिल्कुल वही शुरुआत वाली हो गई। वापस देखो वही ए साइड खाली है। आप चाहो इस तरह से फिर साइकिल घुमा दो, अगर फिर से घुमाएं, अब ये स्थिति तो वही होगी। फिर से इस ए साइड वाले कोड को पढ़ेंगे, फिर एक टीआरएनए आएगा और वो इसमें आके बैठ जाएगा। तो यहां जो स्थिति आएगी, अब की बार तीनों में टीआरएनए होगा। ई साइड पर डिस्चार्ज टीआरएनए होगा, पी पर ये 2 अमीनो एसिड वाला होगा, और ई पर ए पर एक नया जो आया वो होगा। मैं दोबारा चला रहा हूं इसको, ठीक है, ये हो गया। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, ये जो 2 हैं इसको उठा करके ए साइड पर जो नया आएगा उसके आगे लगा देंगे, तो यहां से जो भी एक लगाया ये 2 लग जाएंगे, क्योंकि 2 हो गए, पूरा दोबारा घुमा रहे। अब ये 2 आगे लगा देंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 ट्राइपेप्टाइड, और ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर राइबोसोम खिसकेगा, तो अब की बार जब राइबोसोम खिसकेगा तो ये 3 अमीनो एसिड वाला तो किस में आ गया, पी में, पी वाला डिस्चार्ज आ गया ई में, और ई में जो पहले से डिस्चार्ज है वो बाहर आ जाएगा। ये बाहर आने का रास्ता इधर से, तो राइबोसोम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ई साइड से डिस्चार्ज टीआरएनए बाहर निकलते जाएंगे, ए साइड पर नए टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएंगे। ठीक है, कोडोन की पहचान, पेप्टाइड बंध का निर्माण और ट्रांसलोकेशन, 3 स्टेप में काम होगा। ठीक है, और जब जब टीआरएनए जोड़ोगे एक जीटीपी वहां, और जब जब राइबोसोम को खिसकाओगे एक जीटीपी यहां लगेगा। समझ में आ गई बात। ये पूरा इलोंगेशन चक्र है जो बार बार चलेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये राइबोसोम मूव करता करता तीसरे सिरे पर ना आ जाए। तो हर एक स्टेप में एक चक्र पूरा हुआ, एक अमीनो एसिड जुड़ गया, तो एक एक अमीनो एसिड के लिए उतने ही चक्र चलाने पड़े। 50 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो 50 बार ये इलोंगेशन का साइकिल चलेगा। ठीक है, और हर एक के लिए ऊर्जा कितनी खर्च हुई, अब देखिए शुरू से देखिए कि एक अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जोड़ने तक आपका एनर्जी का खर्चा कितना हुआ। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले एक एटीपी लगाया उसको सक्रिय करने में, उसके बाद में एक जीटीपी लगता है उसका टीआरएनए जब पी साइड पर एमआरएनए पर जुड़ता है, और एक जीटीपी लगता है राइबोसोम को चलाने में। एक अमीनो एसिड के पीछे एक एटीपी और 2 जीटीपी खर्च होते हैं। समझ गए, एक एटीपी और 2 जीटीपी। अब कई लोग कंफ्यूज कैसे होंगे, देखो कैसे कंफ्यूज होंगे। एक्टिवेशन में अपन ने एक एटीपी लगाया, फिर एक इनिशिएशन के वक्त वो टीआरएनए को जोड़ रहे हैं, वहां एक जीटीपी लगाया, फिर एक जीटीपी यहाँ दिख रहा है, एक जीटीपी यहाँ दिख रहा है, तो लोग कहते हैं साहब 3 जीटीपी तो लग रहे हैं। आप तो 2 ही कह रहे हो, वो 3 नहीं है, पहला वाला वहां लगा था। अब मैंने वहां भी कहा था कि पहला टीआरएनए खुले में लगाया हुआ, अभी तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसलिए वहां जीटीपी यूज हुआ। अब अगला टीआरएनए जो आएगा तो उसके हिसाब से जीटीपी लगेगी। तो आप तो एक टीआरएनए और एक अमीनो एसिड के संदर्भ में देखिए। ठीक है, अगर आप पहले वाले को काउंट कर रहे हैं तो इसको नहीं करेंगे, और इसको कर रहे हैं तो पहले वाले को नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही जीटीपी, और पहला वाला तो शुरू में एक ही बार लगा, उसके बाद तो आने वाला हर टीआरएनए का जीटीपी यहीं लगेगा। इसीलिए एक अमीनो एसिड में एक एटीपी उसके सक्रिय करने में और 2 जीटीपी लगेंगे, तब जाकर के वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जुड़ जाएगा। एक जीटीपी उसका लगेगा टीआरएनए को जोड़ने में एमआरएनए से, और एक जीटीपी लगता है राइबोसोम को चलाने में। समझ गए। तो इलोंगेशन की तीनों स्टेप ध्यान रखनी है। निष्कर्ष के तौर पर 2-3 बातें ध्यान रख लें कि इलोंगेशन में प्रत्येक चक्र की समाप्ति के बाद एक अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जुड़ जाता है। ठीक बात है, प्रत्येक चक्र की समाप्ति के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ गया, और एक अमीनो एसिड को श्रृंखला में जोड़ने में एक एटीपी और 2 जीटीपी खर्च होंगे। तो आपको कभी पूछा जाए कि 50 अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बनी तो कितने एटीपी कितने जीटीपी लगे, तो 50 एटीपी और 100 जीटीपी, याद रखना। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कि एमआरएनए राइबोसोम के 3rd एंड पर नहीं पहुंच जाता।
अब ये लगातार चलेगा और चलते चलते राइबोसोम कहाँ जाएगा, तीसरे सिरे पर। जब तीसरे सिरे पर वो आएगा तब कार्य का समापन होगा, क्योंकि राइबोसोम mRNA खत्म हो गया और mRNA के तीसरे सिरे पर अंतिम कोड एक स्टॉप कोडोन होता है, टर्मिनेशन कोडोन होता है। तो अब समापन कैसे होगा, कार्य की शुरुआत और उसके बाद उसका दीर्घीकरण, कैसे श्रृंखला बन रही है वो मैंने बताया। और ये तीनों स्टेप ध्यान रखिएगा, कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, सब चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तीसरा भाग आता है और वो आता है टर्मिनेशन, समापन। अब समाप्ति कैसे होगी, जब इलोंगेशन में राइबोसोम चलते चलते अंततः तीसरे सिरे पर आ जाता है तब टर्मिनेशन होगा, ठीक है। और जब तीसरे सिरे पर आएगा तो लास्ट कोड जो होता है वो स्टॉप कोडोन होता है। और वो स्टॉप कोडोन जब वो भी किस में आएगा, पी साइट में। राइबोसोम जब चलता है तो हर नया कोड किस में आता है, पी में। तो पी साइट में स्टॉप कोडोन आएगा। अब जैसे ही पी साइट में स्टॉप कोडोन आया, मैंने आपको क्या कहा था कि स्टॉप कोडोन किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और इसीलिए उनके लिए कोई टीआरएनए भी नहीं होता। तो 61 प्रकार के कोड बताए गए थे। तो जब पी साइट में ए साइट में जब स्टॉप कोडोन आता है तो फिर कोई टीआरएनए प्रवेश नहीं करता, उनके लिए टीआरएनए होता ही नहीं, तो अमीनो एसिड भी नहीं आएगा। अब काम का समापन कैसे होता है, समापन के काम में भी हमें ऊर्जा चाहिएगी, प्रोटीन कारक चाहिएगा, ठीक है। तो राइबोसोम के एमआरएनए के थर्ड एंड पर पहुंचने के साथ ट्रांसलेशन की समाप्ति होगी। आवश्यकताएं दो रहेगी, वही ऊर्जा यहाँ भी चाहिए जीटीपी के रूप में, प्रोटीन कारक यहाँ भी चाहिएगा। तीनों स्टेप में प्रोटीन कारक और ऊर्जा चाहिए। इसका जो फैक्टर है वो कहलाएगा रिलीज फैक्टर। इनिशिएशन स्टेप का फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर IF, इलोंगेशन स्टेप का फैक्टर इलोंगेशन फैक्टर EF, और टर्मिनेशन का है वो रिलीज फैक्टर कहलाता है RF। प्रोकैरियोट में ये 3 प्रकार हैं, RF1, RF2, RF3, और यूकैरियोट्स में तो केवल एक ही प्रकार होता है, ERF1। अगर इन फैक्टर की बात करें तो प्रोकैरियोट की तो तीनों स्टेप में 3-3 फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर भी 3, IF1, IF2, IF3, इलोंगेशन फैक्टर भी 3 है, EFTU, EFTS, EFG, और रिलीज फैक्टर भी 3 है, RF1, RF2, RF3 प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 10 है, इलोंगेशन फैक्टर 2 ही रहेगा, EF1, EF2, और रिलीज फैक्टर तो एक ही रहेगी। तो फैक्टर्स ध्यान रखना तीनों स्टेप के, और तीनों में एनर्जी जीटीपी लग रही, ठीक है। अब होता क्या है, जब ए साइट पर अंतिम कोड स्टॉप कोडोन आया, ठीक है, तो स्टॉप कोडोन आने के बाद अब यहाँ कोई टीआरएनए प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि ये रिलीज फैक्टर प्रवेश करेंगे, ठीक है। रिलीज फैक्टर प्रवेश करेंगे, साथ में ये जीटीपी यूज करेंगे और ये सारे अवयवों को अलग कर देते हैं। राइबोसोम की दोनों इकाइयां अलग, टीआरएनए अलग, एमआरएनए अलग, सब अलग अलग हो जाएंगे और सबके अलग अलग होने के साथ ही काम की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो टर्मिनेशन में कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ क्या, जब राइबोसोम एमआरएनए के थर्ड एंड पर पहुंचता है तो उसकी ए साइट में स्टॉप कोडोन आ जाते हैं। ए साइट में क्या आ जाता है, स्टॉप कोडोन आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे में ए साइट में कोई नया टीआरएनए प्रवेश नहीं करता, कारण क्योंकि स्टॉप कोडोन कोई अमीनो एसिड कोडित नहीं करता, वो इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। इसलिए जब ए साइट पर स्टॉप कोडोन आएगा लास्ट वाला, तो कोई टीआरएनए नहीं आएगा। अब क्या होगा, अब रिलीज फैक्टर ए साइट में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और एक जीटीपी की मदद से सभी अवयवों को अलग अलग कर देते हैं। ये रिलीज फैक्टर एक जीटीपी काम में लेंगे, लास्ट में एक जीटीपी लगेगा और सबको अलग अलग कर देते हैं और ट्रांसलेशन की समाप्ति हो जाती है। तो टर्मिनेशन कैसे होता है, इसको भी थोड़ा डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखिए, ये था अंतिम स्थिति, राइबोसोम यहाँ से चलाना शुरू किया था हमने और चलते चलते ये आ गया तीसरे सिरे पर, और तीसरे में ये जो होता है लास्ट, यहाँ स्टॉप कोडोन है, ये मान लो UAA, ठीक है, ये जो है ये स्टॉप कोडोन है। तो अंतिम कोडोन स्टॉप कोडोन है, और उस स्टॉप कोडोन जैसे ही यहाँ आया तो रिलीज फैक्टर प्रवेश करेंगे और जीटीपी, ठीक है। रिलीज फैक्टर ये तीनों का कॉम्प्लेक्स RF1, RF2, RF3, या फिर ERF1, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट के हिसाब से अलग अलग ये अंदर आएंगे, जीटीपी आएगा और ये सबको अलग करता है। अब देखो पी साइड पर मैंने ये एक श्रृंखला बना रखी, ये है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जो राइबोसोम यहाँ से चल के यहाँ तक आया है, तो अमीनो एसिड जुड़ते गए और पी साइट वाले पर ही आपको एक लंबी सी श्रृंखला मिलेगी। ई पर तो वैसे भी हमेशा डिस्चार्ज टीआरएनए होता है, और ये श्रृंखला आपको वो जो पी के ऊपर जो एक सुरंग होती है उस टनल में बढ़ती हुई चलेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कोई टीआरएनए प्रवेश नहीं करेगा, रिलीज फैक्टर प्रवेश करते हैं और जीटीपी की मदद से सबको अलग अलग कर देंगे। तो ये देखो सब अलग अलग हो गई, ये देखो एमआरएनए पूरा अलग हो गया,
राइबोसोम की दोनों इकाइयां अलग हो गई, टीआरएनए अलग हो गया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और सारी चीजें अलग अलग हो गई। और ये अलग अलग होने के साथ ही सारा काम खत्म, ट्रांसलेशन की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, इसमें आप देखिए, अगर हम इन अवयवों का आगे का भविष्य देखें तो राइबोसोम की इकाइयां और टीआरएनए ये तो पुनः काम आ जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। राइबोसोम की इकाइयां दोबारा काम आ जाएंगी, टीआरएनए ये डिस्चार्ज है, इसको भी चार्ज करके दोबारा काम में ले लेंगे, इस पर अमीनो एसिड ही तो लगाना है, तो ये तो पुनः उपयोग हो जाते हैं। ठीक है, और एमआरएनए का क्या रहेगा? तो एमआरएनए बहुत ही कम समय के लिए जीवित रहता है। जितने हमें पॉलीपेप्टाइड चाहिए उतनी आवश्यक मात्रा पॉलीपेप्टाइड की जब तक बनेगी तब तक तो एमआरएनए रहेगा, फिर राइबोसोम जुड़ जाएगा, फिर से एक राइबोसोम जब एक बार इस पूरे एमआरएनए पर गति करता है तो वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। तो इस तरह से राइबोसोम इस पे बार बार चलेंगे, बार बार पॉलीपेप्टाइड बनेगी, और जब आवश्यक मात्रा पॉलीपेप्टाइड की बन जाएगी तब फिर एमआरएनए को नष्ट कर देते हैं। तो एमआरएनए जो है आवश्यक मात्रा में पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होगा? मुख्य चीज तो ये उत्पाद है हमारा। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी एक रेखीय श्रृंखला है, और ये वास्तव में अभी प्रोटीन या एंजाइम का वो स्वरूप नहीं है जो वो काम करेगा। तो इसे अभी हमें प्रोटीन में, एंजाइम में बदलना है। ये तो रेखीय श्रृंखला है। तो अब इस पॉलीपेप्टाइड की प्रोसेसिंग होगी, ये तो रेखीय क्रम है, इसको फोल्ड करेंगे, प्रोटीन के द्वितीयक तृतीयक संरचनाएं बनेंगी, और कई पॉलीपेप्टाइड जोड़ेंगे, कई और चीजें जोड़ के इसकी प्रोसेसिंग होगी, और तब जाकर के एक प्रोटीन और एक एंजाइम बनेगा। ठीक है, और फिर वो हमारे काम आएगा। तो इसकी तो प्रोसेसिंग की जाएगी और अंततः इसे प्रोटीन में या एंजाइम में बदला जाएगा, तो इसकी आगे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पूरा ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म था। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन की आवश्यकताएं क्या क्या है, ये प्रोसेस कैसे शुरू होगा, उसके बाद इसमें कैसे दीर्घीकरण और समापन कैसे होगा। ठीक है, ये पूरा जो था ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म, और ट्रांसलेशन के इस पूरे मैकेनिज्म को अच्छे से ध्यान भी रखिएगा। एनसीईआरटी ने ये सारी चीजें बहुत संक्षिप्त में कुछ पैराग्राफ के रूप में दे रखी है, वहां भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन की इन तीनों स्टेप के बाद ट्रांसलेशन के इन तीनों स्टेप के बाद प्रोटीन निर्माण का ये प्रोसेस खत्म होता है। पॉलीपेप्टाइड इस तरह से बनती है, ये ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। ट्रांसलेशन में पॉलीपेप्टाइड निर्माण के बाद और आगे क्या क्या कार्य होते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी समझ लें। ट्रांसलेशन के बाद होने वाले कार्य, एक्चुअली ट्रांसलेशन से एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तो बन गई, लेकिन अमीनो एसिड की ये श्रृंखला एक रेखीय श्रृंखला है, और अमीनो एसिड की इस रेखीय श्रृंखला को आप चाहें तो कह सकते हैं प्राथमिक प्रोटीन। और आमतौर पर इस प्राथमिक संरचना पर बहुत ज्यादा प्रोटीन कार्य नहीं करते हैं। ज्यादातर प्रोटीन में संरचना के स्तर इससे ऊपर होते हैं। प्रोटीन जब आप पढ़ते हैं तो उनमें संरचना के लेवल बताए जाते हैं, प्राथमिक के बाद द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ज्यादातर प्रोटीन और एंजाइम तृतीयक और चतुर्थक संरचनाओं पर काम करते हैं, जबकि बनती रेखीय श्रृंखला है जो कि प्राथमिक है। तो ट्रांसलेशन के परिणाम स्वरूप बनी हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अगर हम आगे देखें कि ट्रांसलेशन के बाद और क्या क्या होता है, तो एक जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है पॉलीपेप्टाइड प्रोसेसिंग। तो ट्रांसलेशन के बाद होने वाले कार्यों में सबसे मेन चीज जो आती है वो है पॉलीपेप्टाइड प्रोसेसिंग, कि जो पॉलीपेप्टाइड बनी अब उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का तात्पर्य अब इस पॉलीपेप्टाइड को जो हम एंजाइम, जो प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं उसमें बदलना, ये प्रोसेसिंग कहलाती है। यूकैरियोट्स में नई बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम की टनल द्वारा, याद है राइबोसोम में बन रहा वो सुरंग के द्वारा ईआर के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसका रूपांतरण और परिपक्वन होता है, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसको बदला जाएगा, रूपांतरित किया जाएगा, परिपक्व किया जाएगा और एक प्रोटीन में बदला जाएगा। इस पूरे काम को प्रोसेसिंग कहते हैं, और इसे एक आवश्यक प्रोटीन या एंजाइम में बदला जाता है। यूकैरियोट्स में यह कार्य आमतौर पर ईआर के अंदर होता है, और प्रोकैरियोट्स में यह कार्य साइटोप्लाज्म में होगा, वहां ईआर नहीं होता। ठीक है, तो राइबोसोम पर एमआरएनए टीआरएनए की मदद से जो पॉलीपेप्टाइड बना, इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम की पी साइड से जो एक टनल ईआर के अंदर खुलती है उसमें भेज दिया जाता है। अब ईआर जो होता है वहां इन सारे पॉलीपेप्टाइड की प्रोसेसिंग होती है। देखिए प्रोसेसिंग अलग अलग तरह की है, बट आमतौर पर जो कुछ अगर हम बात करें, सबसे पहले संरचनात्मक परिवर्तन होता है। प्राथमिक संरचना जो ये प्रोटीन की है, इसको अब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक में बदला, इसको फोल्ड किया जाएगा। प्राथमिक को फोल्ड करेंगे, द्वितीयक बनेगा, और फोल्ड करेंगे तृतीयक और फिर चतुर्थक। तो हम जो प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं और उसमें जिस स्तर का कुंडलन है उतना ले जाया जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ और चीजें जोड़ी जाती हैं। एंजाइम में को एंजाइम्स हाथ में होते हैं, को फैक्टर होते हैं, तो इसमें कुछ और चीजें जोड़नी पड़ती है। ठीक है,
इसके साथ साथ में कई बार हम देखते हैं कि एक एक एंजाइम एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना है। आरएनए पॉलीमरेज 5 पॉलीपेप्टाइड 6 पॉलीपेप्टाइड का बना है, तो उन सारी पॉलीपेप्टाइड को आपस में जोड़ेंगे। हीमोग्लोबिन बना रहे हैं तो 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा 2 बीटा, तो ये अलग अलग बनती है और फिर ये एक साथ जोड़ी जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हर प्रोटीन हर एंजाइम के लिए जो और जरूरी चीजें हैं, संरचना का परिवर्तन, को एंजाइम को वेक्टर का जोड़ना, कुछ और चीजें भी जोड़ना, 2 से 1 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को मिलाकर फिर एक एंजाइम बनाना, ये सारा काम प्रोसेसिंग का है जो आमतौर पर ईआर में होता है। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम काम सारा ईआर में हो जाता है, लेकिन कई बार क्या ये काम या तो ईआर में पूरा हो जाता है और नहीं तो यहाँ से ये गोल्जी बॉडी को दे दिया जाता है। गोल्जी बॉडी इस काम को पूरी तरह से समाप्त करता है और गोल्जी बॉडी आप कोशिका में भी पढ़ते हैं, ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र है, ये वितरण का केंद्र है। यहाँ से अब इस प्रोटीन को कोशिका के जिस भाग में भेजना है वहां भेजा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेसिंग यहीं पर होती है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन के बाद आगे क्या होता है ये थोड़ा आइडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड बनी मतलब प्रोटीन बन गया, ऐसा नहीं है, बाद में और भी बहुत सारा काम है और ये सारा काम प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, अंत में ये प्रोटीन मैंने कहा ईआर से गोल्जी बॉडी में आता है और गोल्जी बॉडी से फिर कोशिका में जिस भाग में जाना वहां वितरित कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेसिंग में होता क्या क्या है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मोटे तौर पर ध्यान रखें कि एक तो इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। संरचनात्मक परिवर्तन मतलब प्राथमिक से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक संरचना तक इसको बनाया जा सकता है, जैसी जरूरत होगी वैसा। हमने जो बनाया प्राथमिक है वो अब उससे आगे बढ़ाया जाए। फिर कुछ चीजें और जोड़ी जाएंगी, को एंजाइम को वेक्टर जोड़े जाते हैं। कई एंजाइम है जिसमें मेटल आयन लगा है, किसी में कुछ लगा है, किसी में कोई को एंजाइम, किसी में कोई को वेक्टर, तो कुछ और चीजें जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को सम्मिलित करके फिर एंजाइम बनेगा प्रोटीन। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोटीन उनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, बड़े बड़े एंजाइम हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, तो सारी श्रृंखलाओं को तरीके से जोड़ के फिर एक वास्तव में प्रोटीन तैयार होता है, एक एंजाइम तैयार होता है। तो प्रोसेसिंग का ये सारा कार्य, जैसे ही ट्रांसलेशन हुआ तो नई बनी जो नवजात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो अभी कार्य करने लायक नहीं है, उसमें परिपक्वन होगा, प्रोसेसिंग होगी और फिर उसको तैयार किया जाएगा। प्रोसेसिंग का ये कार्य यूकैरियोट्स में मैक्सिमम केस में ईआर में और थोड़ा बहुत गोल्जी बॉडी में होता है। प्रोकैरियोट में ये सारा काम साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का ये पूरा पार्ट ध्यान रखना कि बाद में क्या होने वाली चीज है। जैसे मैंने ट्रांसलेशन जब खत्म किया तो हमने कहा था कि भाई ये पॉलीपेप्टाइड का भविष्य क्या है, तो इसकी प्रोसेसिंग करके आगे हम प्रोटीन बनाएंगे, वही मैंने आपकी बात कही। बाकी राइबोसोम इकाइयां टीआरएनए तो वापस दोबारा काम आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज, प्रोसेसिंग का ही एक भाग और, हमने ये कहा था कि जब भी हर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो भी बनती है पहला अमीनो एसिड हमेशा क्या लगाते हैं, मिथ्योनिन। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति के सारे प्रोटीन मिथ्योनिन से शुरू होते होंगे, और प्रोटीन में जो भिन्नता है वो उनके अमीनो एसिड की क्रम की तो है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि हर प्रोटीन मिथ्योनिन से शुरू होता हो, लेकिन निर्माण की शुरुआत तो मिथ्योनिन से ही होगी। अब बनने के बाद, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनने के बाद यदि मिथ्योनिन प्रोटीन में नहीं चाहिए, वो तो हमें बनाना शुरू करना था इसलिए लगाना पड़ा, लेकिन हम जो प्रोटीन बना रहे हैं उसमें पहले नंबर पर मिथ्योनिन नहीं चाहिए, तो आप इस प्रोसेसिंग के दौरान वो मिथ्योनिन हटा सकते हैं। तो पहले स्थान पर लगा हुआ इनिशिएशन कोडोन का जो मिथ्योनिन है, अगर वो जरूरत नहीं है तो हटा दिया जाएगा, जरूरत है तो रखा रहने देंगे। इसमें एक और चीज आपको ये भी बताया था कि पॉलीपेप्टाइड के अंदर तो जो मिथ्योनिन लगता है वो भी सामान्य नहीं है, फॉर्माइल समूह अतिरिक्त होता है, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होता है। ठीक है, तो वहां भी अगर मिथ्योनिन की जरूरत है तो रखेंगे, और रखेंगे तो फिर उस फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन को सामान्य मिथ्योनिन में बदलेंगे, और अगर नहीं जरूरत है तो हटा ही देंगे। तो मिथ्योनिन वाला काम भी प्रोसेसिंग में ही होगा कि प्रोसेसिंग के दौरान ये एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, ये जो चीज मैंने आपको बताई, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में संश्लेषण के समय फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन लगाया जाता है, किंतु यदि प्रोटीन और एंजाइम में पहले स्थान पर मिथ्योनिन की आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा दिया जाएगा। इस मिथ्योनिन को हम हटा देते हैं। तो मिथ्योनिन रखा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, ये आवश्यकता पर निर्भर करेगा, प्रोटीन पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, प्रोकैरियोट में पहला अमीनो एसिड फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन लगता है। ठीक है, इस फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन को सामान्य मिथ्योनिन में बदला जाएगा एक एंजाइम द्वारा, डीफॉर्माइलेज एंजाइम द्वारा इसे सामान्य मिथ्योनिन में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों काम भी प्रोसेसिंग का ही भाग मान सकते हो। तो एक जो ट्रांसलेशन के बाद महत्वपूर्ण काम है वो है पॉलीपेप्टाइड की प्रोसेसिंग और उसे प्रॉपर वे में प्रोटीन और एंजाइम में बदलना, संरचना के परिवर्तन, कुछ चीजें और जोड़ना, और साथ साथ में मिथ्योनिन वाला ये काम, और ये सारी चीजें भी साथ साथ ही होंगी।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ और एडिशनल चीजें भी हम यहाँ ध्यान रख लें। जैसे एक तो बात आती है एमआरएनए को लेकर, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, एमआरएनए जो मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ा सा आपको एसडी सीक्वेंस के बारे में भी बताया था ट्रांसलेशन की क्रियाविधि में। देखिए पहले यही माना जाता था कि हमारा एमआरएनए इनिशिएशन कोडोन से आरंभ होता है और टर्मिनेशन कोडोन पर खत्म हो जाता है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। अब रिसेंटली हमें पता चला कि इनिशिएशन कोडोन के आगे भी कुछ हिस्सा होता है, कुछ श्रृंखला आगे भी होती है और टर्मिनेशन के बाद भी कुछ श्रृंखला होती है। तो एमआरएनए में इनिशिएशन कोडोन के आगे और टर्मिनेशन कोडोन के बाद में भी कुछ विशिष्ट श्रृंखलाएं होती हैं, लेकिन इन श्रृंखलाओं का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। कारण कि ट्रांसलेशन तो इनिशिएशन कोडोन से शुरू होगा और टर्मिनेशन पे खत्म हो जाएगा। तो अगर इनिशिएशन कोडोन से आगे कुछ है तो वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, टर्मिनेशन के बाद कुछ है तो वो भी ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो ये विशिष्ट श्रृंखलाएं जो पांचवें सिरे पर इनिशिएशन कोडोन के पहले है, तीसरे सिरे पर टर्मिनेशन कोडोन के बाद में है, इनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, इन्हें हम यूटीआर कहते हैं। एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा इसका जिक्र मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एमआरएनए में फिफ्थ एंड पर इनिशिएशन कोडोन से पहले और थर्ड एंड पर टर्मिनेशन कोडोन के बाद कुछ विशिष्ट श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता। इन्हें हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। अनट्रांसलेटेड रीजन, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता वो क्षेत्र, और ये एमआरएनए में आगे पीछे दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये बना रखा, देखो एमआरएनए, ये इनिशिएशन कोडोन है, ये टर्मिनेशन कोडोन है। इनिशिएशन कोडोन के थोड़ा आगे, इसके पीछे, ये दोनों तरफ क्या होते हैं, यूटीआर। अब इसका पर्पस क्या है? अभी तक भी यूटीआर का बहुत स्पष्ट कार्य हमें पता नहीं चल पाया कि है क्या काम के। तो कोई बहुत क्लियरली पूछे तो काम नहीं पता है, लेकिन ये देखा गया है कि इनका होना जरूरी है। ये एक सामान्य ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं और ये आरंभन में भी मदद करते हैं, क्योंकि वो जो एसडी श्रृंखला मैंने आपको बताई थी, एसडी सीक्वेंस, वो भी तो यूटीआर के हिस्से में आई। इसलिए कार्य की जहां तक बात है तो इनका स्पष्ट रूप से कार्य ज्ञात नहीं है, किंतु ये देखा गया है कि ये श्रृंखलाएं बेहतर एवं व्यवस्थित ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होती है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होती है, तथा ये ट्रांसलेशन के आरंभन में भी मदद करती है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के साथ साथ ही यूटीआर ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है एमआरएनए में दोनों तरफ ये यूटीआर होते हैं और इनका ट्रांसलेशन संभव नहीं है, इनसे कोई पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं बनता, और ये बहुत स्पष्ट रूप से ये भी नहीं पता चल पाया कि काम क्या करते हैं, लेकिन हाँ इनका होना जरूरी, ताकि एक व्यवस्थित ट्रांसलेशन तभी हो पाता है और आरंभन में भी ये मदद कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज और ध्यान रखनी है, ट्रांसलेशन के साथ साथ ही एमआरएनए में अतिरिक्त श्रृंखलाएं और होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, देखिए ट्रांसलेशन का आवर्धन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन। आवर्धन का क्या मतलब है? ट्रांसलेशन की दर में वृद्धि करना। जिस गति से ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन की दर में वृद्धि करना ट्रांसलेशन एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। दर में वृद्धि का तात्पर्य क्या है कि एक इकाई समय में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन रही है। देखिए राइबोसोम जब पांचवें सिरे पर जुड़ता है, पूरे एमआरएनए पर गति करता हुआ तीसरे सिरे पर जब मुक्त होता है, तब वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ठीक है। तो एक राइबोसोम जो पूरा घूम के एमआरएनए पे निकलेगा तो एक पॉलीपेप्टाइड। तो एक इकाई समय में, एक निर्धारित समय में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन रही, यही तो ट्रांसलेशन की दर हुई। और हम चाह रहे हैं कि इस दर को बढ़ाएं, यानी कि इकाई समय में ज्यादा से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई जाए। तो उसके लिए करें क्या? तो आवर्धन का मतलब समझिएगा कि इकाई समय में बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संख्या में वृद्धि करना, यह कहलाता है दर में वृद्धि, आवर्धन। अब आवर्धन कैसे करें? तो हमें दो रास्ते दिखाई दिए। एक तो ये कि राइबोसोम जब गति करके उधर किनारे पे जा रहा है तब बनती है, हम राइबोसोम को तेज चलाएं, ठीक है, या फिर हम राइबोसोम की संख्या बढ़ा दें। देखिए राइबोसोम को तेज चलाना संभव नहीं, राइबोसोम वैसे ही बहुत तीव्र गति से चलता है। राइबोसोम पांचवें सिरे पर जोड़कर तीसरे पर जाता है तो बहुत तेजी से ज्यादा, ये विद इन सेकेंड्स में होता है काम। तो राइबोसोम वैसे ही बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अब हम उसको और तेज नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे दर बढ़ाएं? तो एक तरीका है कि एमआरएनए पर राइबोसोम की संख्या बढ़ा दो। कैसे? देखिए एक राइबोसोम को अपन ने पांचवें सिरे पर जोड़ा, अब वो चलता चलता तीसरे पर आ रहा है और यहां से मुक्त होगा, तब एक पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो हम इतना इंतजार क्यों करें कि एक राइबोसोम 5 पे जुड़ के तीसरे सिरे तक चल के आए, तब तक हम बैठे रहें, फिर वो एक पॉलीपेप्टाइड निकलेगी, फिर दूसरे को चलाएं? नहीं, जैसे एक राइबोसोम थोड़ा आगे चला तो वापस शुरू का 5वां सिरा खाली हो गया, वहां दूसरे राइबोसोम को जोड़ दो, अब दो एक साथ चल रहे, तो ये दो पॉलीपेप्टाइड एक साथ बनाएंगे। दोनों आगे चले, तीसरा और जोड़ दो,
तो इस तरह से आप राइबोसोम को लाइन से जोड़ते जाओ एक निर्धारित दूरी पर। इससे फायदा क्या हो रहा है कि जितने समय में एक राइबोसोम पूरे एमआरएनए पर चलकर एक पॉलीपेप्टाइड बनाता, उसी समय में एक साथ कई पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे और एक इकाई समय में ज्यादा पॉलीपेप्टाइड संख्या बढ़ेगी और इसी को दर बढ़ना आवर्धन कहेंगे। जैसे ये राइबोसोम यहाँ जुड़ा और अब ये यहाँ से यहाँ चल रहा आगे, ठीक है। जैसे ये थोड़ा आगे गया, पीछे हमने एक राइबोसोम और जोड़ दिया, अब ये दो आगे चल रहे हैं, फिर एक और जोड़ दिया। इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो देखिए राइबोसोम एक लाइन में जम जाएंगे। यहाँ तो ये आकर के जुड़ते जा रहे हैं और इधर से ये अलग होते जा रहे हैं। एमआरएनए पर आपको चेन में बहुत सारे राइबोसोम दिखेंगे, ठीक है। ये पूरा चेन ऑफ राइबोसोम दिखेंगे। अब इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक साथ बहुत सारी बनेगी, हाँ, लेकिन यह है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो बनेगी उसमें जो राइबोसोम शुरू में होगा उसमें बिल्कुल छोटी सी होगी, फिर इसमें थोड़ी बड़ी हुई, फिर इसमें थोड़ी और बड़ी, फिर इसमें थोड़ी और बड़ी। इस तरह से जो अंत वाला होगा, जो निकलने वाला होगा, उस तक तो पूरी बनने लग जाएगी। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी और यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो एक साथ कई सारे राइबोसोम को एमआरएनए पर जोड़ा जा सकता है और एक निर्धारित दूरी पर इनको चलाया जा सकता है और एक साथ कई सारी पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं। ये पूरी संरचना जो है इसे हम पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम या इर्गोसोम, तीन नाम है। सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो है पॉलीसोम, इसको पॉलीसोम कहते हैं। एआईपीएमटी में, नीट में ये कई बार आ चुका है, 3-4 बार अलग अलग सालों में पूछा जा चुका है पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेशन आवर्धन के लिए बनता है, इकाई समय में ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए बनता है और कई सारे राइबोसोम की श्रृंखला आपको एमआरएनए पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ दो राइबोसोम के मध्य करीब 340 एंगस्ट्रॉम की दूरी रखी जाती है। 340 एंगस्ट्रॉम दूर चलते हैं, ऐसा भी नहीं कि धक्का देते देते चल रहे हैं, थोड़ा गैप रहता है। 340 एंगस्ट्रॉम का गैप रहता है और ये आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आवर्धन मतलब गति बढ़ाना, दर बढ़ाना, ताकि हम एक कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बना सकें। इसके लिए पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम का निर्माण होता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में अंत में एक चीज और लेते हैं और वो है ट्रांसलेशन का संदमन। जब बात आवर्धन की कर रहे हैं, बढ़ाने की, तो रोकने की बात संदमन। ये देखा गया है कि कभी कभी कोशिकाओं में ट्रांसलेशन संदमित कर दिया जाता है। वैसे एक चीज ध्यान रखना कि जब किसी कोशिका का ट्रांसलेशन संदमित हो जाता है तो वो कोशिकाएं ज्यादा जीवित नहीं रहती, जल्दी ही मर जाती है, ठीक है। और हमने देखा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसलेशन को रोक देती है और सबसे बढ़िया इसका हमें उदाहरण मिला है बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक, कि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में यह कार्य कुछ एंटीबायोटिक द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक ट्रांसलेशन का संदमन कर देती है, उसे रोक देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया किससे मर गए? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को दो तरह से मारती है, या तो उसकी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तोड़ देती है, जैसे पेनिसिलिन। तो एक तो वो एंटीबायोटिक होती है जो भित्ति पर काम करती है, वो अलग है। कुछ एंटीबायोटिक भित्ति पर नहीं, कोशिका के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर के प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है। और जब कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण रुकेगा तो अपने आप ही कोशिका की मृत्यु हो जाती है, बैक्टीरिया की भी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ एंटीबायोटिक हमें पता चली हैं जो ट्रांसलेशन को अलग अलग जगहों पर रोक देती है। मैं आपको यहाँ 5 एंटीबायोटिक बता रहा हूँ जो ट्रांसलेशन को अलग अलग जगहों पर रोक देती है, ठीक है। इसको आपको याद करने का भी एक तरीका ध्यान रखें। ये 5 एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल एंड इरिथ्रोमाइसिन। आप इसको एक क्रम में ध्यान रखिए कुछ इस तरह से, STNCE, ये STNCE इस तरह से ध्यान रखिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन। एक्चुअली ये क्रम बनाने के पीछे कारण है, इनका जो काम करने का तरीका है, जिस जगह वो ट्रांसलेशन को संदमित करती है, मैंने उसको एक व्यवस्थित क्रम में जमाया। और ये क्रम ध्यान रखना, ये क्रम जो है आपका जो प्रोसीजर है उसी क्रम पर है। पहले आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। आपको याद की पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया है, क्या था? सबसे पहले छोटी इकाई एमआरएनए जुड़ते हैं, फिर टीआरएनए जुड़ा, राइबोसोम की बड़ी इकाई जुड़ी और ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उसके बाद इलोंगेशन शुरू होता है, तो ए साइट का कोड पढ़ा जाएगा, फिर एक टीआरएनए ए साइट में पहले अंदर आएगा, फिर वो एमआरएनए पर जुड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पी वाले का अमीनो एसिड उठा के ए पे लगा देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद राइबोसोम एमआरएनए पर गति करेगा, ट्रांसलोकेशन, फिर यही काम बार बार चलेगा। यही प्रोसेस है ना। तो बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखो कि सबसे पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है पहली, ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनने देती, मतलब ट्रांसलेशन को बिल्कुल शुरू में रोक देती है स्ट्रेप्टोमाइसिन,
इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स निर्माण को संदमित कर देगी, तो वहीं रुक जाएगा, इनिशिएशन ही नहीं होगा। अब अगर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके बाद अगली स्टेप में कहाँ रोक सकते हैं? अगली स्टेप में मैंने आपको बताया था कि एक नया टीआरएनए ए साइट पर आता है तो राइबोसोम में प्रवेश करता है। आप उस टीआरएनए को राइबोसोम में मत घुसने दो। टेट्रासाइक्लिन यही काम करती है। टेट्रासाइक्लिन जो है, ये टेट्रासाइक्लिन अमीनो एसाइल टीआरएनए, जो टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आ रहा है, उसको राइबोसोम की ए साइट में प्रवेश ही नहीं होने देती, इसके प्रवेश को संदमित कर देती। तो या तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना के रोक दो, ये काम स्ट्रेप्टोमाइसिन करता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो टीआरएनए को राइबोसोम के अंदर मत आने दो, तो यहाँ रुक जाएगा ट्रांसलेशन, ये काम कौन करता है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब राइबोसोम के अंदर आ भी गया मान लो टीआरएनए, तो टीआरएनए अंदर ए साइट में आने के बाद एमआरएनए से जुड़ता है, तो टीआरएनए को एमआरएनए से पेयरिंग मत करने दो। नियोमाइसिन यही काम करता है और यहाँ रोक देता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नियोमाइसिन टीआरएनए व एमआरएनए के मध्य की पेयरिंग को संदमित कर देता है। तो राइबोसोम में अगर टीआरएनए आ भी गया तो वो उस एमआरएनए से नहीं जुड़ पा रहा है, और अगर वो एमआरएनए से जुड़ गया तो अगला काम क्या था? पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। पी वाले को ए पे लाते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने को रोक दो, पेप्टाइड बॉन्ड निर्माण संदमित कर दो, तो यही ट्रांसलेशन रुक जाएगा और ये काम करता है क्लोरमफेनिकोल। अगला जो है क्लोरमफेनिकोल पेप्टाइड बंध निर्माण को संदमित करता है। ठीक है, या पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो राइबोजाइम था उसको संदमित करता है। पेप्टाइड बॉन्ड निर्माण संदमित हो सकता है, तो यहाँ ट्रांसलेशन रुक जाएगा। और अगर पेप्टाइड बॉन्ड भी बन गया तो अंत में राइबोसोम एमआरएनए पर आगे बढ़ता है, ट्रांसलोकेशन। आप राइबोसोम की गति रोक दो तो राइबोसोम जब आगे बढ़ेगा ही नहीं तो ट्रांसलेशन होना ही नहीं, वहीं रुक जाएगा। और लास्ट में ये इरिथ्रोमाइसिन राइबोसोम के एमआरएनए पर ट्रांसलोकेशन को संदमित कर देती। समझ गए? इस क्रम का फायदा ये है कि जिस क्रम में आपका प्रोसेस चल रहा है उसी क्रम में ये संद बने कि कौन सी एंटीबायोटिक किस जगह ट्रांसलेशन को रोकेगी। STNCE स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स निर्माण रोक देगी, टेट्रासाइक्लिन टीआरएनए को राइबोसोम में प्रवेश नहीं होने देगी, नियोमाइसिन टीआरएनए को एमआरएनए से नहीं जुड़ने देगी, क्लोरमफेनिकोल पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देगी, और इरिथ्रोमाइसिन राइबोसोम की गति को रोक देगी। तो इस तरह से अलग अलग 5 स्थल है जहां पर हम ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं। तो ट्रांसलेशन संदमन कुछ एंटीबायोटिक से संभव है और इन्हीं एंटीबायोटिक का हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में, रोगों के उपचार में, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं कि पॉलीपेप्टाइड की प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिर वो जो पहला मिथ्योनिन लगा उसका क्या होता है, यूटीआर क्या चीज है ये मैंने आपको बताया, ट्रांसलेशन का दर बढ़ानी हो तो आवर्धन कैसे करते हैं, और ट्रांसलेशन का संदमन कैसे होता है। ये कुछ अतिरिक्त चीजें हैं जो ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म के बाद आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म और पूरा प्रोसेस रहा। मैकेनिज्म और मैकेनिज्म के बाद की कुछ चीजें। ओके, तो ये हमारा सेंट्रल डोग्मा की आखिरी स्टेप थी जहां आकर के प्रोटीन बन गया, एंजाइम बन गया, और अब ये प्रोटीन और एंजाइम जीवों में लक्षण बनाएगा, कार्य करेगा, आनुवंशिक सूचनाएं प्रदर्शित हो गई। सेंट्रल डोग्मा का मैकेनिज्म यही खत्म होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी जरा देख लें तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेसिंग तो बताया था। थोड़ा सा अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में ये चीजें आप साथ साथ में एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़ते चले। और एनसीईआरटी की अगर बात की जाए, ये देखिए एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 122 ये आनुवंशिक कूट है। मैंने आपको ट्रांसलेशन से पहले जेनेटिक कोड पढ़ाया था, तो ये जेनेटिक कोड के बारे में दे रखा है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। जो जेनेटिक कोड के बारे में बताया वही सारी चीजें हैं, इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं, मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ लाइन टू लाइन। ठीक है, फिर ये जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज बताई गई थी। ये जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज हैं, एक टेबल बनाई थी अपन ने इस तरह की, पहला इधर से लेंगे, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से। ठीक है, जेनेटिक कोड के बाद यहाँ बीच में थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में दिया, ये पार्ट अभी हम बाद में पढ़ेंगे, म्यूटेशन। ठीक है, तो इसको भले आप जेनेटिक कोड के बाद ये म्यूटेशन का पार्ट छोड़ के म्यूटेशन अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ टीआरएनए के बारे में दिया, क्योंकि टीआरएनए का ट्रांसलेशन में काफी उपयोग है, ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। आरएनए हमने एक साथ ही पहले पढ़ ली, तो ये टीआरएनए की संरचना और ये सारी चीजें रखी, और यही टीआरएनए के साथ साथ ही फिर ये ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवादन भी कहते हैं और कई जगह स्थानांतरण भी लिखा है एनसीईआरटी में, तो ये ध्यान रखना, एक ही बात है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन है, रूपांतरण स्थानांतरण नाम दे रखे हैं इसके। वास्तव में ट्रांसलेशन की हिंदी तो अनुवादन भी होती है। तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस, इसके अंदर सारा ये टीआरएनए और राइबोसोम की संरचना दे रखी है। उसके बाद ट्रांसलेशन के प्रोसेस में थोड़ा बहुत दे रखा है कि हम आरएनए का चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसिड का सक्रियकरण, पॉलीपेप्टाइड निर्माण,
अब पॉलीपेप्टाइड निर्माण को बहुत ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी ने नहीं बताया, जो हमने इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन बताया, लेकिन वो प्रोसेस पूरा आना चाहिए, उसका एक संक्षिप्त भाग यहाँ दे रखा है। इसी के साथ बाद में देखो ये अस्थानांतरित स्थल यानी अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर के बारे में बता रखा है, और साथ में राइबोसोम और आगे की चीजें दे रखी, कोडोन, एंटीकोडोन किस तरह से पेयरिंग होते हैं। तो यहाँ तक का पूरा पार्ट ये आपका ट्रांसलेशन है। तो जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन आप एनसीईआरटी से भी साथ साथ पढ़ते चलें, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, एनसीईआरटी ने पूरे प्रोसेस न दे करके उनका एक संक्षिप्त ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन हमें प्रोसेस पूरा आना चाहिए। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड पर काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये चीज आपको पहले अच्छी तरह से अपने नोट से पढ़नी है, नोट्स बनाकर पढ़नी पूरी। उसके बाद फिर एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगा लेनी है, एनसीईआरटी में भी क्या क्या चीजें हैं उसको भी मार्क कर। तो ये हमारा सेंट्रल डोग्मा का पार्ट आज खत्म हुआ। तो इसमें हमने रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन पढ़ा। तो ये जीन एक्सप्रेशन का सेंट्रल डोग्मा का पार्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू।